हेलो, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग आंतरिक तार स्थापन का आगणन एवं मूल्यांकन पढ़ रहे हैं, जो कि डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 4th सेमेस्टर और जो 6th सेमेस्टर में ड्राइंग की बुक पढ़ाई जाती है उसमें एक महत्वपूर्ण चैप्टर दिया गया है। और इस चैप्टर को जब आप पढ़ लेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप किसी भी घर की वायरिंग, किसी बहुमंजिला इमारत की वायरिंग, किसी बिल्डिंग की वायरिंग, किसी कॉलोनी की वायरिंग को करने में सक्षम हो जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि छोटी छोटी चीज़ों को आप पढ़िए और उसको ध्यानपूर्वक समझिए, तभी आपका जो है इन सब चीज़ों पर अच्छे से कमांड हो पाएगा। तो इसमें मैंने आपको इसके जो वायरिंग करने के नियम हैं, क्या क्या प्रोसेस हम लोग वायरिंग करने में लाते हैं, कौन से सामग्री का हम लोग प्रयोग करते हैं, इसको पहले ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे एक छोटा सा सवाल। इस सवाल को हम लोग करेंगे और इसके माध्यम से समझेंगे कि वायरिंग एक्चुअली में कैसे की जाती है और इसको हम लोग कैसे वायरिंग के सवाल को हल कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, आपको सवाल एक दिया गया है कि एक 5 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा, 4 मीटर ऊंचा एक क्या है, कक्षा है। यानी कक्षे की साइज़ या जो कक्षा है या जो रूम है वो 5 मीटर लंबा है, 5 मीटर चौड़ा है और 4 मीटर ऊंचा है। इस साइज़ का आपका एक कमरा है। इस कमरे में एक दरवाज़ा है, एक डोर है, जैसे कि आपको जिसमें एक दरवाज़ा व एक खिड़की डब्लू है, विंडो है। दरवाजे के पास स्विच बोर्ड स्थापित है जिस पर एक 5 एम्पेयर का सॉकेट भी लगाया जाना है। कमरे की एक दीवार के बीचों बीच छत के पास एक बल्ब, दूसरी दीवार के बीचों बीच छत के पास एक ट्यूबलाइट तथा कमरे के बीच छत से एक पंखा लटकाया जाना है। ये आपको सवाल है, छोटा सा सवाल है, इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि एक ये आपको जो सवाल दिया गया है, एक्सरसाइज दिया गया है, एक कमरे के लिए दिया गया है। और दोस्तों, जब एक किसी कमरे की आप वायरिंग करना सीख जाएंगे तो उसी तरह से अगले कमरे की वायरिंग होती है, आप इसी तरह से नेक्स्ट कमरे की वायरिंग होती है। यानी कुल मिला जुला कर जब आप जो है वायरिंग करना सीख जाएंगे तो कमरे की नहीं, किसी भवन की या अपितु मैं कह सकता हूं कि किसी बहुमंजिला इमारत की भी आप आसानी से वायरिंग कर सकते हैं। तो इस सवाल को आपको करने के लिए दिया गया है। इस सवाल का जो सबसे पहले रूपरेखा आयोजन कैसे बनेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, यह ड्राइंग रूम है, एक ड्राइंग रूम है, यहाँ पर लिखा गया है ये किस साइज़ का है, 5 मीटर गुणे 5 मीटर गुणे 4 मीटर का, यानी लंबाई चौड़ाई और उसकी ऊंचाई दिया गया है। इसमें क्या है, एक दरवाज़ा है, यहाँ पर एक विंडो है, और जैसे कि सवाल में बताया गया कि इसी दरवाजे के पास में हमारा क्या लगाया गया, एक स्विच बोर्ड लगाया गया है, और इसी स्विच बोर्ड पर हमारा क्या है, एक 5 एम्पीयर का सॉकेट यहाँ पर लगाया गया है। फिर सवाल में बताया गया कि आपको दूसरी दीवार पर आपको एक बल्ब लगाया गया है, नेक्स्ट दीवार पर आपको एक ट्यूबलाइट लगाया गया है, और सीलिंग पर बीचों बीच आपका क्या है, एक फैन लगाया गया है। तो इस सवाल का जो है रूपरेखा आयोजन कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। रूपरेखा आयोजन कैसे बनाते हैं किसी कमरे का, आप देखिए यहाँ पर दो आपको ये लाइन दिखाई गई है बाहर से, जिसमें आप जो है दरवाजे और खिड़की की स्थिति को दिखा सकते हैं। ये आपका दरवाज़ा, ये आपका क्या है, खिड़की यानी विंडो है, या आपका क्या है, डोर है। और उसके अंदर जो है जो आपके तार डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से होकर जाएंगे उनकी स्थिति को आप दिखा सकते हैं। यानी जो आपका सवाल है वह देखने में कुछ इस साइज़ का हो सकता है। अब इस सवाल को करने के लिए ये जो आपका स्विच बोर्ड आपने लगाया है, इससे आपका बल्ब, ट्यूबलाइट और फैन के लिए कैसे तार जाएंगे, इसका विद्युत परिपथ कैसे बनेगा, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग इसका विद्युत परिपथ देख लेते हैं। और उसके पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं दोस्तों कि विद्युत बिंदु क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विद्युत बिंदु क्या होते हैं। तो दोस्तों, जितने भी बल्ब होते हैं, जितने भी ट्यूबलाइट होते हैं, जितने भी पंखे होते हैं, और जो हमारे सॉकेट आउटलेट प्रयोग में लाए जाते हैं, वे एक विद्युत बिंदु की तरह काम करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल पॉइंट की तरह काम करते हैं। और उतनी ही संख्या में हमें क्या लगाना पड़ता है, स्विच लगाना पड़ता है, और उतनी ही संख्या में हमें स्विच की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, और यहाँ पर एक सॉकेट लिया गया है 5 एम्पेयर का,
तो 4 विद्युत बिंदु हैं, तो हमें 4 स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। एक स्विच के माध्यम से हम एक सॉकेट को ऑपरेट करेंगे, दूसरे स्विच से एक फ़ैन को, तीसरे स्विच से हम लोग एक बल्ब को और चौथे स्विच से एक ट्यूबलाइट को ऑपरेट करेंगे, यानी इसको कंट्रोल करेंगे। तो इसका विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम कैसे बनता है, इसको हम लोग आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आइए यहाँ पर इस फिगर को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो है हमारे 4 पॉइंट कौन कौन से हैं। एक हमारा ये 5 एम्पीयर का सॉकेट है जो कि स्विच बोर्ड पर लगाया गया है, एक बल्ब है, एक फ़ैन है और एक ट्यूबलाइट है। 4 पॉइंट है। तो 4 पॉइंट है तो 4 हमें स्विच बोर्ड की 4 हमें स्विच की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4 स्विच लिया गया है। प्रत्येक स्विच से हम लोग एक एक पॉइंट को ऑपरेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे। यहाँ पर आपको कनेक्शन देखना है कैसे कैसे कनेक्शन किया गया है। वैसे स्विच बोर्ड कैसे बनाते हैं मैं आपको पहले ही बता दिया है, प्लेलिस्ट में वीडियो आप जाकर उसका देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो हमारे स्विच होते हैं, आप जानते हैं स्विच को हम हमेशा फेज वार देते हैं। तो यहाँ से फेज जो स्विच का एक एक टर्मिनल है सबको हमने फेज वार से कनेक्ट कर दिया। ऐसे हमारी सप्लाई सभी स्विच में दे दी गई। अब इस स्विच का दूसरा टर्मिनल है, जिस पॉइंट को हमें ऑपरेट करना होता है उसको देंगे। तो जैसे इस स्विच का एक टर्मिनल उठाकर हमने किसको दे दिया, बल्ब को दे दिया है। इस स्विच का ये जो दूसरा टर्मिनल है ये एक रेगुलेटर लगाया गया, रेगुलेटर की सहायता से किसको दे दिया गया, आप देखिए फ़ैन को दे दिया गया। इस स्विच का दूसरा जो टर्मिनल है आपको किसको दे दिया गया, एक ट्यूबलाइट को दे दिया गया। और इस स्विच का जो दूसरा टर्मिनल है किसको दे दिया गया, एक 5 एम्पीयर की सॉकेट को दे दिया गया। इस तरह से हमारा क्या है, यह सभी जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट है हमने फेज वार दे दिया। अब इसको न्यूट्रल देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बिना न्यूट्रल का कोई काम नहीं करेगा। तो न्यूट्रल देखिए यहाँ से आपको आ रहा है, और ये न्यूट्रल और फेज कहाँ से आएंगे, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है वहाँ से न्यूट्रल और फेज निकल के आएंगे इस कमरे के लिए। यह आपका न्यूट्रल है। न्यूट्रल हमारा सबसे पहले हम लोग किस में देंगे, ये जो 5 एम्पीयर का सॉकेट लगाया गया इसको हम लोग न्यूट्रल देंगे। अब यहीं से न्यूट्रल वाला तार हमारा किसके लिए जाएगा, बल्ब के लिए जाएगा, और यहीं से फिर न्यूट्रल वाला तार हमारा किसके लिए जाएगा, ट्यूबलाइट के लिए। और फिर यहीं से न्यूट्रल वाला तार हमारा किसके लिए दे दिया गया है, एक फ़ैन को दे दिया गया है। तो इस तरह से वायरिंग आपको की गई है। यानी न्यूट्रल जो आपको फ़ैन के लिए यहाँ पर तार ले गया है, यहीं से आपको काट के तार को न्यूट्रल दे दिया गया है। यानी यहाँ पर न्यूट्रल जो है एक तरह से काट कर आपको फ़ैन को दे दिया गया है। तो यहाँ से 2 तार फ़ैन के लिए, 2 तार आपका ट्यूबलाइट के लिए, और इधर जो है आपके कितने तार हो गए, 1 2 3 4 तार हैं। तो 4 तार किसके लिए है, 3 पॉइंट के लिए 3 तार, और एक न्यूट्रल इसमें जो गया है वह 4 तार हैं। तो इस तरह से आप तार की भी गणना कर सकते हैं। तो दोस्तों यह आपको जो आपको कमरे में विद्युत वायरिंग की जानी है उसका क्या है, वैद्युत आरेख है या वैद्युत लाइन डायग्राम है, जिसको हम लोग बहु लाइन वायरिंग डायग्राम भी कहते हैं। इस तरह से कमरे में आपको सप्लाई देना है। अब इसी फिगर का हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनेगा उसको यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे सिंगल लाइन डायग्राम। ये जो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम बनाया गया है, इसका सिंगल लाइन डायग्राम हम लोग कैसे बनाते हैं। तो ये जितने भी आपके स्विच लगाए गए हैं, यह आपका रेगुलेटर लगाया गया है, 5 एम्पीयर के सॉकेट लगाए गए हैं, एक स्विच बोर्ड पर स्थापित किए जाएंगे, और इन सब को हम लोग एक सिंबल के माध्यम से यहाँ पर दिखाएंगे हैं। ये आपका क्या है, स्विच बोर्ड है। इसी पर ये सभी आपके स्विच, रेगुलेटर और 5 एम्पीयर के सॉकेट लगाए गए होंगे। अब यहाँ से देखिए इस स्विच बोर्ड पर हमारे 2 तार आएंगे, एक न्यूट्रल और एक फेज यहाँ पर दिखाया गया है, यानी 2 तार है। एक तार यहाँ से आया, इसको 2 बार काट दिया, यानी यहाँ पर 2 तार आपको आया है। और ये तार कहाँ से आएंगे, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है वहाँ से 2 तार इस कमरे के लिए आएंगे। अब इस कमरे से 4 तार बाहर निकल के जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 तार बाहर निकल के गए हैं। इसमें से 3 तार जो होंगे 3 पॉइंट के लिए, ये जो हमारा 1 2 3 पॉइंट है 3 तार इसके लिए, और एक न्यूट्रल वाला तार इसमें गया होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये न्यूट्रल वाला तार यहाँ से आया, ऐसे होकर न्यूट्रल वाला तार हमारा गया है सभी पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर 4 तार है, और 4 तार कहाँ तक होंगे भाई, ये 4 तार हमारे यहाँ से यहाँ बल्ब तक होंगे 4 तार, और इसके बाद इधर 2 तार, और इधर आपका क्या है 2 तार, यहाँ पर 2 तार दिखाए गए हैं। दोस्तों इसमें एक चीज़ और प्रयोग में लाया गया है, अर्थ वायर। क्योंकि ये अर्थ वायर है, यहाँ पर अर्थ वायर जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से अर्थ वायर आया है, और वहाँ पर कहाँ पर गया है, ये जो हमारा
5 एम्पीयर का सॉकेट है, जो तीसरा इसका पिन है इसको हम लोग अर्थ किए हैं। और नियम के आधार पर नियम ये कहता है कि जितने भी हमारे 3 पिन के सॉकेट हैं, इसका जो तीसरा पॉइंट है इसको हमें क्या करना है, ग्राउंड करना है। तो इसको अर्थिंग भी यहाँ पर आपको दिखाया गया है ग्राउंड के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि यह इसका एकल लाइन डायग्राम है, यह आपको समझ में आया होगा। एकल लाइन में हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं और जितने तार होते हैं उतनी बार या तो काट दें या एक बार काट कर उनकी संख्या को लिख दें। जैसे आप यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 तार हैं, यानी ये जो बैटन पर 4 तार हैं, तो यानी इसको एक बार काट के 4 लिख दिया गया है। उसी तरह से यहाँ पर 2 तार न्यूट्रल और फेज के हैं, तो इधर आए हैं तो यहाँ पर दो बार काट दिया गया। इधर 2 तार हैं तो काट कर दो बार काट दिया गया। इधर 2 तार हैं तो काट कर 2 बार काट दिया गया है। अब ये जो वायर गए हैं ये दीवार पर जो हमारे सवाल दिया गया है उस दीवार पर कैसे जाएंगे इसको हमको समझना है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट फिगर को देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों अब अभी आपको इस फिगर को समझना है। यहाँ जो आपको फिगर दिखाया गया है और बड़ी बारीकी से आपको समझना है, तभी अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आएगी। सबसे पहले आप देखिए, ये जो कमरा कुछ देखने में इसी तरह से होगा। 3D कमरे का व्यू दिखाया गया है। यह उसका टॉप है जो जिसको आप सीलिंग कहते हैं। यह एक दीवार पर आपका दरवाज़ा लगाया गया है। इस दरवाजे के जस्ट बगल में आपका स्विच बोर्ड लगाया गया है। स्विच बोर्ड से हमारी सप्लाई दूसरे दीवार पर बल्ब यहाँ पर लगाया गया इसके लिए गई है, और यहाँ से सप्लाई हमारे किसके लिए गई, तीसरे दीवार पर हमारा जो है यहाँ पर एक जो है ट्यूबलाइट लगाई गई यहाँ पर गई है, और सीलिंग पर हमारा क्या है, एक जो आपका फ़ैन लगाया गया है उसके लिए है। इन सभी दीवारों का नाम भी दिया गया है। जैसे ए आपका ये दीवार है, बी आपकी ये दीवार है, सी इधर वाली दीवार है, और जो डी है, डी नंबर यहाँ पर सी इधर वाली दीवार, और डी नंबर जो है ऊपर वाले सीलिंग को दर्शाया गया है। अब इसमें आपको थोड़ी सी इसमें कुछ जो है यहाँ पर वैल्यू लिखी गई है, यह कैसे लिखी गई इसको भी आपको देखना है, समझना है। तो सबसे पहले आप देखिए, यह आपको यहाँ 1.5 मीटर लिखा हुआ दिख रहा है, 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर। तो यह 1.5 मीटर है। इसका मतलब क्या है कि ये जो टोटल दूरी है वो 5 मीटर है। टोटल दूरी आपकी कितना है, 5 मीटर है। तो 5 मीटर ये टोटल दूरी है, यानी इस दीवार से लगभग 3.5 मीटर छोड़कर आपका क्या है, जो आपका स्विच बोर्ड लगाया गया है। उस 3.5 मीटर में आपका दरवाज़ा लगभग 1 मीटर का आ जाएगा, और दरवाजे से कुछ जगह छूटी हुई है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है दीवार के कॉर्नर तक जाने के लिए। यानी इधर से 3.5 मीटर छोड़कर आपका क्या है, स्विच बोर्ड लगाया गया है। और स्विच बोर्ड की जो ज़मीन से हाइट होती है वह दोस्तों कितना होती है, वह नियम के अनुसार 1.25 मीटर होती है, लेकिन तो यहाँ पर लिखा गया है 1.5 मीटर, क्योंकि सवाल में बहुत सारे मिसप्रिंट है या गलतियां हैं, ऐसे भी आप इसको कह सकते हैं। जहाँ जहाँ भी गलती होंगी मैं आपको उसको बताता चलूँगा, आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। नियम आपको बता दिया गया है कि जब भी हम लोग स्विच बोर्ड स्थापित करते हैं तो 1.25 मीटर पर स्थापित करते हैं, और यहाँ पर 2.5 मीटर है जो कि गलत लिखा गया है। अब यहाँ से स्विच बोर्ड से देखिए 4 तार हमारे ऊपर गए हैं, और ऊपर जाने के बाद जो है यह आपकी सीलिंग से लगभग 0.5 मीटर नीचे, यानी नियम ये कहता है कि ज़मीन से 4 मीटर तक की ऊंचाई वाले सीलिंग के लिए जब तक कुछ और आवश्यकता ना हो, जो वायरिंग का क्षैतिज रन होता है वह 0.5 मीटर नीचे होता है। तो यहाँ से 0.5 मीटर छोड़कर नीचे ये हमारी क्या है, क्षैतिज रन गई है। यहाँ से वायरिंग हमारी इस दीवार के कॉर्नर पर आई, और यहाँ से अगले हमारा जो बल्ब है इसके लिए गई है। फिर यहीं से हमारी जो वायरिंग है इस कॉर्नर से होते हुए ट्यूबलाइट पर गई है, और फिर यहाँ से 0.5 मीटर ऊपर जाने के बाद 2.5 मीटर जो है बीच में आपका सीलिंग पर गई है। इस तरह से दोस्तों आपको समझना है। ये देखिए दूरी कितना लिखी गई, 3.5 मीटर लिखी गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 मीटर की ऊंचाई तक के लिए जो है हम लोग क्षैतिज रन 0.5 मीटर नीचे सीलिंग से लेते हैं, या ज़मीन से 3.5 मीटर ऊपर लेते हैं। दोनों बात आप दोनों तरीके से कह सकते हैं कि जो क्षैतिज रन है उसकी ज़मीन से ऊंचाई कितना है, 3.5 मीटर है। तो ये 3.5 मीटर है। उसके बाद 2.5 मीटर ये दूरी है, यानी टोटल दूरी आपका 5 मीटर, यानी बीच में आपका क्या है, बल्ब लगाया गया है। यहाँ 2.5 मीटर की दूरी आपको दिख रही है, जो ट्यूबलाइट लगाई गई है वह 2.5 मीटर की दूरी पर लगाई गई है। वहीं पर आपको ये दूरी 2.5 मीटर दिख रही है, यानी जो फ़ैन लगाया गया वह 2.5 मीटर की दूरी पर लगाया गया। अब इसी को जो है, ये जो कमरा है दोस्तों, इसको और अच्छे से समझने के लिए इसके सभी सतहों को फैला दिया गया है, यानी खोलकर आपको इस फिगर में दिखाया गया है, जैसे कि आप इस फिगर को देख सकते हैं।
सभी सतह को मतलब जो है आपकी जितनी भी सतह थी, जैसे ये सतह का मतलब जितनी भी दीवार हैं ए बी आपका सी और डी, तो यहाँ पर देखिए आपको सभी दीवार को दिखाया गया है ए बी सी और डी। ए दीवार पर आपका दरवाज़ा है, स्विच बोर्ड लगाया गया है, बी दीवार पर आपका एक जो है बल्ब लगाया गया है, सी दीवार पर ट्यूबलाइट लगाया गया है, और जो डी दीवार पर है आपका क्या, फैन, जिसको आप सीलिंग कहेंगे। और इसकी आपको दूरी भी लिखी गई है 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। आपको ये ऐसे मतलब बेस की आपको जो 5 मीटर बाई 5 मीटर का आपका जो कमरा है उसको लिखा गया है। इस तरह से आपको समझना है। अब यहाँ पर देखिए जो स्विच बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया ज़मीन से इसकी हाइट कितना होना चाहिए, 1.25 मीटर होना चाहिए। यहाँ पर सही लिखा गया लेकिन तो यहाँ पर आपको गलत लिखा गया, इसकी ऊंचाई कितना है 2.5 मीटर। यहाँ पर सही लिखा गया, इसको आप देखिए। ये 1.25 मीटर पर आपका स्विच बोर्ड लगाया गया है। इस दीवार या कार्नर से यहाँ तक जो है दूरी कितना है, लगभग 3.5 मीटर, यानी 3.5 मीटर दूरी छोड़कर आपका स्विच बोर्ड लगाया गया है। तो 1.5 मीटर आपकी वायरिंग इधर जाएगी तो कार्नर पर पहुँच जाएगी, यानी यहाँ से वायरिंग आपकी इधर आएगी तो कार्नर पर पहुँच जाएगी। अब कार्नर से कितना जाएगी, 2.5 मीटर इधर आएगी तो आपका क्या मिलेगा, बल्ब मिलेगा। तो यहाँ से देखिए 2.5 मीटर आपकी यहाँ से यहाँ तक 2.5 मीटर आएगी तो आपका क्या मिलेगा, ये बल्ब मिलेगा। फिर वहीं से 2.5 मीटर क्या आपका जो है 2.5 मीटर यहाँ से आप देखिए, यहाँ से 2.5 मीटर इधर जाएंगे तो इस कार्नर पर, और यहाँ से फिर 2.5 मीटर इधर जाएंगे तो आप ट्यूबलाइट के पास पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर इस फिगर में आप देख सकते हैं, तो यहाँ से 2.5 मीटर ये दूरी है, और यहाँ से 2.5 मीटर के बाद जो है ये आपकी क्या है, ट्यूबलाइट है, ये ट्यूबलाइट पर पहुँच जाएंगे। और ये आप जो है 0.5 मीटर ऊपर जाएंगे तो कार्नर में पहुँच जाएंगे, और फिर उसके बाद 2.5 मीटर आप जाएंगे तो कहाँ पर पहुँच जाएंगे, जो हमारा फ़ैन बीच में लगाया गया है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो टोटल आपको दूरी भी देखना है, ये टोटल दूरी 3 मीटर आपको लिखा गया, यानी क्षैतिज रन से 0.5 मीटर ऊपर जाएंगे तो कार्नर में पहुँच जाएंगे, और सीलिंग पर 2.5 मीटर जाएंगे तो टोटल 3 मीटर की दूरी यह है। उसके बाद जो है 2.5 मीटर ये दूरी और 2.5 मीटर ये दूरी, यानी एक बल्ब से ट्यूबलाइट की दूरी कितना है, 5 मीटर है। जैसे कि आप इसमें भी और अच्छे से समझ सकते हैं, ये बल्ब है, बल्ब से यहाँ पर 2.5 मीटर दूरी पर आएंगे तो यहाँ पर आएंगे, और 2.5 मीटर इधर जाएंगे तो इधर आपका ट्यूबलाइट मिल जाएगी। तो ये दूरी टोटल कितना हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। तो दोस्तों ये क्या है, आपका बहु लाइन डायग्राम है, यानी सभी तार को दिखाया गया है, यानी 1 2 3 तार जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 तार यहाँ पर, 2 तार, जैसे कि आप पीछे भी देखते आए हैं कि ये 4 तार इधर, 2 तार इधर, 2 तार। अब इसी का जो है सिंगल लाइन डायग्राम इसमें दिखाया गया। ये आपका क्या है, सिंगल लाइन डायग्राम है। सिंगल लाइन डायग्राम में जैसे यहाँ पर देखिए 4 तार आपको दिख रहा है, इधर आपको 2 तार दिख रहा है, इधर आपको 2 तार दिख रहा है। अब इस सभी मतलब ये जो तार आपका गया है, इसको एक तार ले जाकर जितने तार हैं उतनी की संख्या में या तो काट दें या एक बार काट कर उतने तार लिख दें। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक 4 तार हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो है आपको 4 तार दिखाया गया है। यहाँ से यहाँ तक आपका जो है कितने तार हैं, 2 तार है, और यहाँ से यहाँ तक कितने तार हैं, 2 तार हैं। अब इसमें एक चीज़ और समझना है कि कहाँ 4 तार हैं, कहाँ 3 तार है, कहाँ 2 तार है। इसको खंड में बांट दिया गया है सवाल में, आपको समझने के दृष्टिकोण से। तो देखिए खंड क्या क्या बनाया गया है, जो आपका स्विच बोर्ड है इसको P, और यहाँ से Q, आपका R जो आपका कार्नर है, फिर जो आपकी ट्यूबलाइट लगाया गया है L, यहाँ तक एक खंड बनाया है, क्योंकि यहाँ तक जो है आपके 4 तार है। आगे इधर से इधर के लिए 2, यानी L से T तक और L से F तक जो है ये आपको खंड, यानी टोटल 3 खंड है। यहाँ से यहाँ तक 4 तार, इधर 2 तार और इधर 2 तार। इनकी हमें गणना करना है, और यही दूरी हमको ज्ञात करनी है कि ये दूरी कितना होगी, और इसी दूरी के हिसाब से हम लोग बैटन की दूरी या कंड्यूट की दूरी निकाल सकते हैं, और चालकों की दूरी निकाल सकते हैं, और हम लोग कितना वायरिंग में कंडक्टर लगेगा उसकी गणना कर सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग चालक तार की गणना कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये आपको देखिए बैटन, वाहक नली व चालक तार की लंबाई की गणना करना है, और कैसे गणना करना है इसको आपको समझना है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि आप जो है खंड PQRL में देखिए, PQR और L में यहाँ से यहाँ तक कितने तार हैं, 4 तार हैं। और 4 तार लगाने के लिए आप किस साइज़ का बैटन का चुनाव करती हैं, मैं आपको पीछे बताया हूँ। 4 तार के लिए आप जो है 19 × 12.5 mm का बैटन
प्रयोग में लाएंगे। 2 तार और 3 तार के लिए 12.5 × 12.5 mm का बैटन आप प्रयोग में ला सकते हैं। इसलिए इस साइज़ का आप बैटन लेंगे। वाहक नली अगर आप प्रयोग में लाएंगे तो 4 तार के लिए 38 mm की वाहक नली आप प्रयोग में लाएंगे। वहीं पर चालकों की संख्या आप निकाल सकते हैं और चालक तार की लंबाई निकाल सकते हैं। तो एक एक चीज़ें हम लोग समझेंगे यहाँ पर। ये दूरी आपको कैसे लिखी गई है, तो सबसे पहले ये दूरी आपको जैसे 2.5 मीटर है, तो 2.5 मीटर कहाँ है, देखिए 4 तार में 2.5 मीटर कहाँ है, तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक देखिए 2.5 मीटर की दूरी होगी। यानी जो आपका बल्ब लगाया गया है दीवार के बीच में लगाया गया और दीवार की लंबाई कितना है 5 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है आपका कितनी होगी 2.5 मीटर होगी। तो 2.5 मीटर दूरी यह हो गई। 1.5 मीटर दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी, चूँकि टोटल दूरी 5 मीटर है और इसे 3.5 मीटर की दूरी छोड़कर आपका क्या है स्विच बोर्ड लगाया गया, तो ये 1.5 मीटर की दूरी हो गई। ये 1.5 मीटर की दूरी हो गई। आगे ये दूरी आपको 2.25 मीटर लिखा गया है, तो 2.25 मीटर कैसे होगा इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। तो ये 2.25 मीटर कैसे आया है इसको आपको समझना है। तो ये कैसे समझेंगे, सबसे पहले आपको जैसे बताया गया कि ये जो सीलिंग है, सीलिंग की ज़मीन से ऊंचाई कितना है, ज़मीन से ऊंचाई कितना है 4 मीटर है। ये जो सीलिंग की ज़मीन से ऊंचाई कितना है 4 मीटर, यह आपको सवाल में दिया गया है। और स्विच बोर्ड जो आपको लगाया गया है वह ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर लगाया गया है 1.25 मीटर पर लगाया गया है। क्योंकि हमको कौन सी दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए, मतलब आपका जो ये दूरी है इतनी दूरी आपका जो है ये दूरी हमको चाहिए। ये जो आपको दूरी दिख रहा है इतनी ही दूरी आपको चाहिए, ये दूरी हमको चाहिए। तो ये दूरी हमको, चूँकि बैटन इतनी दूरी तक लगना है और तार भी इतनी ही दूरी तक जाएगा, तो टोटल दूरी हमारी 4 मीटर है, उसमें से 1.25 मीटर ये दूरी होगी और 0.5 मीटर यहाँ पर कोई चीज़ प्रयोग में नहीं लाया गया है, इसलिए टोटल दूरी में से इसको हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। यानी आपकी जो क्षैतिज रन गई होगी वह सीलिंग से आपकी सीलिंग से कितना है 0.5 मीटर क्या है नीचे है। दोस्तों हमारे बैटन है इतनी दूरी में प्रयोग में लाया गया है। अब यह तार भी हमारी इतनी दूरी में प्रयोग में लाया जाना है, तो ये दूरी आपकी कितना है 1.25 मीटर और आगे आपका ये कितना है 0.5 मीटर। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1.75 मीटर यह आपकी दूरी आएगी, जिसमें हमारा बैटन न तो कोई चालक प्रयोग में लाया गया है। अब टोटल दूरी हमारे कितना है, 4 मीटर है। टोटल दूरी हमारे कितना है, यानी इसकी जो ऊंचाई है वो कितना है 4 मीटर है। अब 4 मीटर में से हम लोग क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। 4 मीटर में से हम लोग क्या कर देंगे 4 मीटर में से हम लोग क्या कर देंगे 1.75 मीटर को क्या कर देंगे घटा देंगे। इसको जैसे ही माइनस करेंगे यह आपका 5 आ जाएगा, यह आपका 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी 2.25 मीटर आएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जो दूरी आपको लिखी गई है, ये देखिए आप यहाँ पर देख पाएंगे 2.25 मीटर ये दूरी आपको लिखी गई 2.25 मीटर की। इन सभी दूरी को आप जोड़ेंगे तो 6.25 मीटर आएगा। यानी बैटन की जो लंबाई होगी दोस्तों कहाँ से कहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक जो है बैटन हमारी कितनी मीटर में प्रयोग होगी, कितनी मीटर होगी 6.25 मीटर होगी। वहीं पर अगर हम लोग वाहक नली प्रयोग में लाएंगे तो वाहक नली की भी लंबाई हमारी क्या होगी उतनी ही होगी। तो ऐसे हम लोग बैटन की लंबाई या वाहक नली की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। अब चालकों की संख्या यहाँ से यहाँ तक जो है कितने चालक हैं, यहाँ से यहाँ तक कितने चालक है 4, तो एक चालक तार की भी लंबाई इतनी ही होगी। और 4 चालक तार हैं तो इसमें जब 4 से गुणा करके लिखेंगे, 4 से गुणा करके लिखेंगे तो चालक तार की कुल लंबाई आपकी कितनी आ जाएगी 25 मीटर आ जाएगी। कहाँ से कहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक जो है 25 मीटर आएगी। अब उसके बाद आगे देखिए एल से लेके एफ तक, एल से लेके एफ तक हमारे इस खंड में हमको देखना है। तो एल से लेके एफ तक हम लोग देखेंगे, एल से लेके एफ तक। तो अब देखिए यह 1.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर 3 मीटर, ये चूँकि गलत लिखा गया है दोस्तों। एल से लेके एफ तक जो है हमारी जो दूरी होगी ये दूरी 0.5 मीटर, यानी यहाँ से 0.5 मीटर और 2.5 मीटर यहाँ ऊपर जाएगी, मतलब सीलिंग में जाएगी। तो ये टोटल दूरी 3 मीटर होगी। यहाँ पर आपको गलत लिखा गया है, यह 0.5 मीटर और 2.5 मीटर होगा, ये टोटल मिलके आपकी 3 मीटर होगी। तो यहाँ पर भी देखिए मिसप्रिंट है, इसको भी आप करेक्शन कर सकते हैं या करेक्शन कर लीजिएगा। 100% यहाँ पर गलत लिखा गया है, ये जो दूरी है। तो ये 3 मीटर यह हो गई। अब यह चूँकि
हमारे दो चालक तार हैं, यहाँ पर कितने चालक तार हैं, दो चालक तार, तो दो चालक तार हमारे 12.5 गुणे 12.5 mm के बैटन में जा सकते हैं, इसलिए इस कॉलम में इसको लिखा गया है। क्योंकि हमें जब इसकी वायरिंग मैंने टोटल कास्ट की गणना करेंगे या सामग्री की सूची बनाएंगे तो हमें किस साइज़ का कंड्यूट या हमारे बैटन प्रयोग में लाया जाना उसका मूल्य अलग अलग होता है, इसलिए हमें जितने चालक हैं उसी साइज़ के बैटन पर या कंड्यूट पाइप में हमें लेकर जाना होगा। अब देखिए हमारे 3 मीटर क्या हो गए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी के लिए हो गए 3 मीटर। और अगर हम लोग कंड्यूट पाइप प्रयोग में लाएंगे तो कंड्यूट पाइप जो होगी 3 तार के लिए 25 mm का हम लोग कंड्यूट पाइप प्रयोग में ला सकते हैं, और उसके लिए भी हमारे कितने होगी दूरी 3 मीटर होगी। और इतने में हमारे दो चालक तार हैं तो 2 से गुणा कर देंगे तो चालक तार हमारे यहाँ से यहाँ तक यानी यहाँ से यहाँ तक कितने मीटर होगी, 6 मीटर होगी। इसी तरह से दोस्तों आपको अलग अलग खंड के लिए निकाल लेना। अब एल टी के लिए हम लोग देखेंगे तो एल से लेके टी तक देखिए, एल से लेके टी तक जो है ये 2.5 मीटर और 2.5 मीटर, यानी टोटल हमारे बैटन की लंबाई कितना हो जाएगी 5 मीटर। तो 2.5 मीटर ये और 2.5 मीटर आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2.5 मीटर ये और 2.5 मीटर ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 मीटर लंबाई हो जाएगी। वहीं पर अगर आप कंड्यूट पाइप प्रयोग में ला रहे हैं तो 2 तार के लिए आप जो है 25 mm की कंड्यूट पाइप प्रयोग में लाएंगे तो ये भी 5 मीटर हो जाएगी। और इसमें अगर चालकों की संख्या हम लोग ज्ञात करें तो यहाँ से यहाँ तक कितने चालक तार हैं, 2 चालक तार हैं, तो इसमें 2 से हम लोग जब गुणा कर देंगे तो चालक तार की लंबाई कितना आएगी 10 मीटर आएगी। यहाँ पर चालक तार की जब 2 से हम लोग इसमें हम लोग गुणा कर देंगे तो चालक तार की लंबाई 10 मीटर आएगी। अब यहाँ से हम लोग टोटल योग ज्ञात करेंगे कि कितना मीटर हमारा बैटन की लंबाई हुआ, 12.5 गुणे 12.5 mm में, या 19 गुणे 12.5 mm में कितना हुआ। फिर हम लोग वाहक नली की भी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं अलग अलग साइज़ में। फिर टोटल चालकों की संख्या कितना मीटर आ रही है उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों यह सबको आप जो है जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, यह जैसे आपका 3 मीटर है और ये 5 मीटर, तो 8 मीटर यहाँ पर आएगा। यानी हमारा जो है वायरिंग में 12.5 mm का जो बैटन प्रयोग में लाया जाएगा वह 8 मीटर होगा। वहीं पर 19 गुणे 12.5 mm का जो बैटन प्रयोग में लाया जाएगा वह कितना होगा, यह आपका 6.25 मीटर होगा। वहीं पर 19 mm का जो वाहक नली हमें प्रयोग में लाया जाना है वह 8 मीटर होगा, और 38 mm का जो वाहक नली प्रयोग में लाया जाना है वह 6.25 मीटर होगा। और जो चालक तार की कुल लंबाई होगी वह 41 मीटर होगी। अब इसकी हम लोग सूची बनाएंगे, यानी सामग्री की सूची कैसे बनती है और इसी वायरिंग में क्या क्या चीज़ें प्रयोग में लाई जानी है उसके लिए भी थोड़ी सी बातें हम लोग देखेंगे। तो आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए नोट में कुछ बातें आपको लिखा गया है। नोट में जैसे कि आप देख पाएंगे, नोट में यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से भू तार लेकर जाएंगे 3 पिन प्लग के लिए वो 12 HWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज का हमारा क्या होगा, एल्युमिनियम तार होगा, जो कि लगभग 4 मीटर की दूरी 4 मीटर की लंबाई में होगा, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से 3 पिन सॉकेट तक जाएगा जो है। अब दूसरा नियम आपको लिखा गया काट छाट के दृष्टिकोण से 10% अतिरिक्त हम लोग बैटन या वाहक नली प्रयोग में लाते हैं, यह आपको नियम है। और जो हम लोग तार प्रयोग में लाते हैं, जितने भी हमारे टोटल तार है उसका काट छाट के दृष्टिकोण से 15% अतिरिक्त लेते हैं। यह आपको नियम यहाँ पर दिया गया कि 15% क्या लेते हैं, अतिरिक्त लेते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखिए जैसे स्विच बोर्ड की माप, तो स्विच बोर्ड की माप जो है आप जो है जितने स्विच लगाना है सॉकेट या रेगुलेटर है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। तो मतलब जितने पॉइंट बन रहे हैं तो आपके टोटल 4 पॉइंट बन रहे हैं, तो 4 पॉइंट के लिए आप जो है 20 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर का आप जो है स्विच बोर्ड का चुनाव कर सकते हैं। वायरिंग क्लिप की मात्रा जो है आपको बताया गया कि क्षैतिज के लिए ऊर्ध्वाधर के लिए 10 सेंटीमीटर पर और क्षैतिज के लिए 15 सेंटीमीटर पर लगाना है। ये टोटल आप जो है लंबाई में डिवाइड करके आप जो है इनकी संख्या वायरिंग क्लिप की निकाल सकते हैं। उसी तरह से राउंड प्लग की संख्या, जो भी हमारे बैटन होल्डर या सीलिंग रोज या हर ब्रैकेट राउंड ब्लॉक लगाए जाते हैं, कभी कभी अकेला स्विच भी राउंड ब्लॉक पर ही लगा दिया जाता है। इसके आधार पर राउंड ब्लॉकों की संख्या ज्ञात की जाती है। तो जो भी हमारे बैटन होल्डर हैं या सीलिंग रोज है वो राउंड ब्लॉक पर ही लगाए जाते हैं, उसके आधार पर हम लोग इसकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब बल्ब होल्डरों की संख्या, जितने बल्ब होंगे उतने होल्डर लगाए जाएंगे। सीलिंग रोज जो है ट्यूबलाइट और पंखा ये सब जो सीलिंग रोज पर लगाए जाते हैं। स्विच की संख्या आप जो है जितने पॉइंट होंगे जितने बिंदु होंगे उतनी आपकी स्विच उनकी संख्या के बराबर हमारी स्विच लगेगी। तो ये सब सारी चीज़ें आपको
पता होना चाहिए। अब इसी सवाल में हम लोग एक लास्ट में जाते जाते एक चीज़ और देख लेंगे, सामग्री का पूर्ण विवरण, माने जो हम इसमें क्या क्या सामग्री प्रयोग में लाए जानी है। देखिए, उपरोक्त वर्णित कक्ष के लिए सामग्री की सूची निम्न प्रकार है। इस सूची को भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आपको सवाल में सूची बनाने के लिए, लिस्ट बनाने के लिए देता है। हम लोग एक कमरे की सूची अभी यहाँ पर बनाएंगे और देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला आपको सामग्री में क्या लगना है, 15 एम्पीयर 250 वोल्ट DPIC मुख्य स्विच फ्यूज इकाई। यह आपको डिस्ट्रीब्यूशन, आपको जो है डबल पोल आयरन क्लेड की एक मुख्य स्विच लगेगी और फ्यूज यूनिट के साथ 15 एम्पीयर 250 वोल्ट में लगेगी। इसकी संख्या 1 रहेगी। फिर वहीं पर 15 एम्पीयर 250 वोल्ट, यह 4 मार्गी DPIC वितरण बोर्ड लगेगा। ये 4 मार्गी ले सकते हैं या 2 मार्गी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। एंड DPIC का मतलब जो है डबल पोल आयरन क्लेड हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यहाँ पर लगाएंगे, और ये भी संख्या में कितने रहेंगे, 1 रहेंगे। सागौन की लकड़ी का दोहरा बोर्ड हम लोग इस माप का लेंगे, इसकी संख्या 1 रहेगी। और यह किस लिए लेंगे, मुख्य वितरण बोर्ड को स्थापित करने के लिए, हमारे जो मेन स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उसको स्थापित करने के लिए हम लोग इस साइज़ का सागौन की लकड़ी का दोहरा बोर्ड लेंगे। वहीं पर सागौन की लकड़ी का बैटन से ही हमारी क्या जाएगी, वायरिंग जाएगी। तो हम लोग 2 साइज़ का बैटन अभी प्रयोग में लाया था, 12.5 × 12.5 mm का। यह जो होगा 9 मीटर होगा। 10% अतिरिक्त आपको इसमें जोड़ कर लिखा गया है, क्योंकि काट छाट के दृष्टिकोण से हम जो है 10% अधिक बैटन या कंड्यूट पाइप लेते हैं, और चालक तार 15% अतिरिक्त लेते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा। बैटन वाहक नली की लंबाई काट छाट के दृष्टिकोण से 10% अतिरिक्त लेते हैं। वहीं पर हम लोग तार को 15% अतिरिक्त लेते हैं। तो हमारा देखिए कितना आया था सवाल में, अगर आप देखेंगे तो यह 12.5 × 12.5 का जो हमारा बैटन था वो 8 मीटर आया था, और ये 6.25 मीटर आया था, 19 × 12.5 mm का। इसी का जो है हम क्या निकालेंगे, 10% अतिरिक्त निकालेंगे। इसी का हम लोग क्या करेंगे, 10% अतिरिक्त निकालेंगे, तो ये 9 मीटर आएगा और दूसरा 7 मीटर आएगा। वहीं पर सागौन की लकड़ी का मोड़ हम लोग प्रयोग में लाएंगे 19 × 12.5 mm का, ये संख्या में 1 रहेगी। उसके बाद जो है 12.5 mm एल्युमिनियम चालक हम लोग वायरिंग में एल्युमिनियम चालक प्रयोग में लाए हैं। और ये टोटल एल्युमिनियम चालक की जो लंबाई आपको सवाल में आया था वो कितना आया था, 41 मीटर। इसको हम लोग काट छाट के दृष्टिकोण से हम लोग क्या करेंगे, 15% अतिरिक्त लेंगे, और ये कितना आएगा, 48 मीटर आएगा। वहीं पर आप जो है लेंगे 5 एम्पीयर 250 वोल्ट 1 मार्गी फ्लश स्विच लेंगे, और इसकी संख्या क्या होगी, 4 होगी। क्योंकि 4 स्विच आपने देखा था प्रयोग में लाया जाना है, जैसे कि आप यहाँ पर देखे थे कि यहाँ पर 4 स्विच है, 1 2 3 4, ये फ्लश स्विच हैं जो कि हमको प्रयोग में लाया जाना है, और इसकी संख्या कितनी रहेगी, 4 रहेगी। तो ये 4 है, आपको यहाँ पर इसकी संख्या में लिखा गया है। फिर क्या रहेगा आपका 5 एम्पीयर 250 वोल्ट बैकलाइट आपका बटन होल्डर, ये 1 लगेगा, और इसी होल्डर में हम लोग एक बल्ब लगाएंगे जो कि एक दीवार पर लगा हुआ था। फिर उसके बाद जो है देखिए आपको यह 5 एम्पीयर 250 वोल्ट 2 प्लेट बैकलाइट सीलिंग रोज है। सीलिंग रोज जो है जितने जैसे ट्यूबलाइट है, फ़ैन है, इसको सीलिंग रोज पर लगाया जाता है, तो इसकी संख्या 2 रहेगी। वहीं पर 5 एम्पीयर 250 वोल्ट 3 पिन सतह प्रारूपित सॉकेट, चूँकि आपको स्विच बोर्ड पर एक सॉकेट लगाया गया है तो वो संख्या में 1 है। फिर राउंड ब्लॉक दोहरा 10 सेंटीमीटर का, इसकी संख्या 3 है। 3 कैसे, एक बल्ब के लिए, एक ट्यूबलाइट के लिए, एक फ़ैन के लिए, ये संख्या में प्रयोग में लाया जाना है। फिर आयरन स्विच बोर्ड बैकलाइट सीट साइड जो है, इसी पर हम लोग स्विच को स्थापित करेंगे, या हमारा रेगुलेटर है या 5 एम्पीयर के सॉकेट है, इस साइज़ का होगा, इसकी संख्या 1 होगी। वहीं पर अर्थ वार 12 SWG यानी भूतार जो है एल्युमिनियम का हम लोग प्रयोग में लाएंगे, और ये कितना होगा, 4 मीटर होगा। सागौन की लकड़ी की गुल्ली हम लोग कितनी संख्या में लेंगे, 40 का लेंगे। यह जो है सागौन की लकड़ी का गुल्ली ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज स्थिति में लगाते हैं। टोटल लंबाई में हम लोग टोटल लंबाई के हिसाब से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। लकड़ी की पेच हमारे पास अलग अलग साइज़ में लगने वाली है, 50 mm, 40 mm और 19 mm की, ये संख्या में इतनी लगेगी। वहीं पर वायरिंग क्लिप जो है 25 mm और 30 mm में हम लोग प्रयोग में लाएंगे। फिर कील जो है 12.5 mm का हम लोग प्रयोग में लाएंगे। वायरिंग यहाँ पर कील अर्थवार 12 SWG एल्युमिनियम का हम लोग प्रयोग में लाएंगे। ये 4 मीटर होगा, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हमारे 3 पिन सॉकेट तक होगा। वहीं पर हमारा सागौन की लकड़ी का गुल्ली होगा, यह संख्या में 40 होगी। उसके बाद जो है
लकड़ी की पेंच अलग अलग साइज़ में 50 mm, 40 mm और 19 mm की, ये संख्या में 4, 40 और 6 में होंगी। और यह वायरिंग क्लिप है, वायरिंग क्लिप जो है 25 mm और 30 mm में होगी। यह जो है वायरिंग क्लिप जो है 25 mm में एक पैकेट जो होगा 100 का एक पैकेट होगा। उसी तरह से ये 30 mm में हम लोग लेंगे, 30 mm में जो होगा ये भी जो है 100 का एक पैकेट होगा। उसके बाद जो है इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए कील 12.5 mm का हम लोग लेंगे। यह लगभग में 0.25 kg रहेगी आपकी कील। और सीमेंट बालू आवश्यकता अनुसार हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इसको ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगर बैटन वायरिंग है तो वायरिंग को ज़मीन या दीवार के अंदर लगाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अन्यथा नहीं। तो ये एक अनुमानतः सूची आपको दी गई है, इतनी सामान आपको इस रूम में लगने वाली है वायरिंग करने के लिए। इसी तरह से दोस्तों आपको सवाल को प्रैक्टिस करना है। आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल में मिलेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।